नितेश सुरभि को अपने घर पर ले आया था और वो अपने दादा दादी से भी मिलवाने की बात कर रहा था। अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड नंबर 39 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी जिद्दी बिलेनियर। चलिए आज के एपिसोड को करते हैं शुरू। ये कहकर वो थोड़ी देर रुका और फिर बोला, मेरे पास कुछ इंग्लैंड में जमीन है। पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ कई प्रॉपर्टी और मेरी मेडिकल पेशेंट्स की कमाई है। वो सब कल से तुम्हारा है। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसकी बात सुनकर सुरभि ने चादर में अपना चेहरा छिपा लिया। वो समझ रही थी कि सुरभि ये सुरक्षा का एहसास दिखाना चाहता है। एक ऐसे आदमी का अपना सब कुछ उसे सौंप देना, ये उसका प्रेम जताने का तरीका था। उसने धीरे से कहा, नितेश। सुरभि की आवाज कांप रही थी। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय खुद के। तभी नितेश ने उसे अपने और करीब खींचकर कहा, बस तुम मुझे एक घर दो, हमारे बेटे को जन्म दो और मेरे साथ रहो। मैं बदले में तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। उस रात वो एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहे। कोई जबरदस्ती नहीं, बस अपनापन। नितेश ने उसके माथे को चूमा और पूछा, सुरभि, अब हमारी शादी हो गई, क्या तुम मुझे अब भी नाम से बुलाओगी? उसकी बात सुनकर सुरभि का चेहरा शर्म से तमतमा गया। वो जानती थी कि वो क्या सुनना चाहता है। उसने बहुत ही धीरे से फुसफुसा कर कहा, हबी। उसके मुंह से हबी सुनते ही नितेश के चेहरे पर परम संतोष की मुस्कान फैल गई। उसने खुश होकर कहा, 13 साल, 20 साल की उम्र में मैं तुम्हें पाना चाहता था। आज मेरी मन्नत पूरी हुई। इसके बाद उसने कुछ गुड नाइट किस दिया और उसे बाहों में सुला लिया। लेकिन नींद में सुरभि को शांति नहीं मिली। वो सपनों की दुनिया में 7 साल पीछे चली गई। सपना एक दुःस्वप्न था। वो ऑक्सफोर्ड में थी और अपने किराए के कमरे में कोने में दुबकी हुई थी। दर्द से करहा रही थी। उसने फोन मिलाया था उस आदमी को जिसे वो छोड़ना चाहती थी। इसके फोन पर कहा, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उसे छोड़ दूंगी, बस उसे बचा लो। फिर उसने अपने माता पिता को फोन करके कहा, मॉम, डैड, जल्दी चलिए, हमें भागना होगा, अमेरिका चलिए। वो डरी हुई थी। उसके माता पिता, जो अपनी इकलौती बेटे की आवाज में खौफ सुनकर तुरंत निकल पड़े थे। उसके पिता ने उसे दिलासा देकर कहा था, बेटी रो मत, हम आ रहे हैं, हम घर बदल लेंगे। वो अमेरिका पहुंच गई थी, लेकिन उसके माता पिता कभी नहीं आए। सपने में वो फिर से उसी पहाड़ी पर थी। बारिश हो रही थी और उसे खबर मिली कि हाई स्पीड ट्रेन एक्सीडेंट। वो अपने नन्हे हाथों से कीचड़ खोद रही थी। खून और मिट्टी एक हो गई। उनके शव नहीं, बस हड्डियां और कपड़े मिले। फिर वो अंतिम संस्कार। किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारकर कहा था, सुरभि, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे माता पिता तुम्हारी वजह से मरे हैं? उन्होंने तुम्हें इतना प्यार किया और तुमने एक आदमी के लिए उसकी जान ले ली। वो चीखी। वो बारिश और वो अपराध बोध। सुरभि की नींद में भी आंसू बह रहे थे, जबकि उसका हस्बैंड उसे अपनी बाहों में लिए इन डरावने सपनों से अनजान सुकून की नींद सो रहा था। सुरभि के पिता ने उससे कहा था, सुरभि, तुमने हमें बहुत निराश किया है, जाओ यहाँ से। हमारे राठौर परिवार में तुम्हारे जैसी कोई बेटे नहीं। हमें फ्यूचर में अपनी शक्ल मत दिखाना। पिता के वो कठोर शब्द किसी पत्थर की तरह उसके सीने पर लगे थे। कब्रिस्तान से लड़खड़ाते वो बाहर निकलते समय उसे लगा जैसे उसकी आत्मा पीछे छूट गई हो। वो बाहर निकली और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सालों तक वो इन यादों के साए में जीती रही। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, माँ की सिसकियां, पिता की चिंतित आवाजें, सब उसके सपने में गूंजते रहे। वो एक पापी थी और उसने अपने हाथों से अपने सुखी परिवार को बर्बाद कर दिया था। तभी सुरभि की आंखें धीरे धीरे खुली। तकिया गीला था। आंखों के कोने में अब भी गर्म आंसू बह रहे थे। यादों के कोहरे से बाहर निकलकर उसने करवट बदली। बिस्तर का दूसरा सिरा खाली था। नितेश वहां नहीं था। ये देखकर एक झटके के साथ सुरभि उठ बैठी। उसके मन में ही उसने कहा, क्या कल रात की छुट्टियां खुशियां भी बस एक सपना थी? क्या वो मुझे छोड़कर चला गया? ये सोचते उसने चिल्लाकर कहा, नितेश, हबी। वो नंगे पैर ही कमरे में बाहर भाग पड़ी। सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी कलाई फूट पड़ी। उसने सिसक कर कहा, हबी। तभी किचन से नितेश बाहर आया। सफेद वी नेक स्वेटर और खाकी पैंट में वो हमेशा की तरह शांत और आकर्षक लग रहा था। लेकिन सुरभि को इस हालात में नंगे पैर रोते हुए बदहवास होकर उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उठाकर बोला, सुरभि, तुम नंगे पैर क्यों? तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। कब आएगा तुम्हें ऐसा?
आगे से शोरबे ने अपनी छोटे बाहें उसकी गर्दन में डालकर कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। तब नितेश ने उसे सोफे पर ले गया और उसने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। शोरबी अभी भी सिसक रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये देखकर नितेश का दिल पसीज गया। उसने धीरे से उसके आंसू पोंछे। उसने कोमलता से उसके ठंडे गालों को चूम कर समझा कर कहा, पगली, मैं कहीं नहीं गया था। मैं तुम्हारे लिए किचन में दलिया बना रहा था। अब रोना बंद करो, तुम्हारी आंखें सूज गई हैं। तुम जल्द ही माँ बनने वाली हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। नितेश की बातों और स्पर्श ने सुरभि को शांत कर दिया। उसने सिसक कर पूछा, क्या तुम कभी मुझे छोड़कर जाओगे? आगे से नितेश ने उसके माथे को चूम कर कहा, कभी नहीं, जब तक कि तुम मुझे नाराज न करो। उसकी बात सुनकर सुरभि ने मासूमियत से ऊपर देखकर कहा, तुम्हें किस बात पर गुस्सा आएगा? आगे से नितेश ने उसके होठों को हल्के से छूकर कहा, अगर तुम नंगे पैर दौड़ोगी, अगर तुम कहीं गायब हो जाओगी, या फिर अगर तुम किसी और के साथ। लेकिन उसने बात अधूरी रह गई। सुरभि ने शर्मा कर उसका मुंह बंद कर दिया और उसने उसकी गोद में कूदकर बाथरूम की तरफ भागकर कहा, मैं नहाने जा रही हूँ। नितेश ने उसे जाते हुए देखता रहा। वो बड़ी कमजोर और असुरक्षित लग रही थी, किसी खोई हुई बच्ची की तरह। एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में घर कर गई थी। इसके कुछ देर बाद सुरभि तैयार होकर बाहर आई तो नितेश दरवाजे पर खड़ा था। उसने सुरभि को पीछे से गले लगाकर कहा, मैंने शुभम को रिहा कर दिया है और पिछले दिनों मैंने जो भी बुरा बर्ताव किया उसके लिए माफ कर दो। वो बस मेरी जलन थी। आगे से सुरभि ने मुड़कर उसे देखकर पूछा, हबी, क्या अब हम खुश रहेंगे? उसकी बात सुनकर नितेश ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम इस पल खुश हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं हम पूरी जिंदगी खुश रहेंगे। उसकी इस बात को सुनकर शोरबी ने उसे कसकर गले लगा लिया। सुबह की धूप खिड़की से उन दोनों पर पड़ रही थी, मानो समय वहीं थम गया हो। तभी नितेश ने उसे प्यार से खुद से अलग करके कहा, तैयार हो जाओ, नाश्ते के बाद तुम्हें अपने दादा दादी से मिलवाने ले चलूंगा। उसकी ये बात सुनते ही शोरबी कपड़े बदलने चली गई। वहीं नितेश ने अपना फोन निकाला और घर पर कॉल किया। घंटे बजे लेकिन किसी ने उठाया नहीं। एक अजीब सी आशंका ने उसे घेर लिया। इसी समय उधर मेहरा विला में दादी व्हीलचेयर पर बैठी फोन पर किसी से बात कर रही थी। उनकी आवाज में उत्साह का जुआर था। उन्होंने फोन पर कहा, हेलो रश्मि के पापा, मुझे हमारी बेटी मिल गई। रश्मि यानी चंचल और हमारी नातिन मयूरी, वही जिसने रेड वाइन कंपटीशन जीता था। रश्मि के पापा, जल्दी आइए, हमें उन्हें घर ले जाना है। लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा था। दादी ने फिर पुकारा, हेलो। तभी दूसरी तरफ से एक चालाक और जानी पहचानी आवाज आई, हेलो दादी। ये जानवी थी। उसकी आवाज सुनकर दादी का खून खोल उठा। उसने चिल्लाकर पूछा, तुम तुम अपने दादाजी को फोन दो। आगे से जानवी हंसी और एक करोड़ हंसी। उसने हंसकर कहा, दादाजी तो रश्मि को लेने निकल चुके हैं, लेकिन दादी, आप वाली रश्मि नहीं, उन्हें असली रश्मि मिल गई, ताबीज के साथ। आपकी वाली तो नकली है। अब मारवा परिवार को सारी प्रॉपर्टी मेरी और नई बुआ की होगी। आपकी चंचल और मयूरी को कुछ नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर दादी कांपने लगी। उन्होंने कांप कर पूछा, झूठ, मेरी रश्मि असली है। ये तुम्हारी साजिश है जानवी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर दादी ने फोन पटक दिया। और अभी उन्हें निकलना होगा, उन्हें सच में बताना होगा। उन्होंने व्हीलचेयर को धकेलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हिली। ब्रेक लगे हुए थे। घबराहट में वो झुकी और जोर से ब्रेक हटाने की कोशिश करके चिल्लाई, रश्मि। तभी उनका संतुलन बिगड़ा और धड़ाम, दादी व्हीलचेयर से सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर गई। एक तेज आवाज हुई और फिर सन्नाटा। उनका माथा फट गया था। खून तेजी से बह रहा था। उन्होंने रेंगने की कोशिश की लेकिन उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खटखट। तभी बाहर से चंचल ने दरवाजा खटखटा कर कहा, दादी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी बाहर खड़े धर्मपाल ने चंचल से कहा, कुछ गड़बड़ है, चाबी से दरवाजा खोलो। इसके बाद जैसा ही दरवाजा खुला, चंचल की चीख निकल गई। दादी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। वो जल्द ही दादी को लेकर हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चंचल बदवाह से खड़ी थी। उन्होंने खुद को कोस कर कहा, यह सब मेरी गलती है, मुझे उन्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। यही धर्मपाल भी उन्हें संभाल कर खड़ा था। तभी कदमों की तेज आवाज आई और किसी ने वहां आकर पूछा, कुसुम, मेरी वाइफ को क्या हुआ? सामने लोगों का एक हुजूम था जिसका नेतृत्व एक प्रभावशाली बुजुर्ग कर रहे थे। वो काशीनाथ मारवा थे। उनके पीछे उनका पूरा परिवार था जिसमें जानवी, उसकी माँ उर्मिला भी शामिल थी।
आगे से डॉक्टर ने सिचुएशन की गंभीरता बताई। तभी डॉक्टर की बात सुनते ही उर्मिला ने रोना शुरू करके कहा, माँ आपको क्या हो गया? जानवी ने अपनी माँ को संभाला और एक तरफ इशारा किया। तभी एक मोटी अधेड़ उम्र की महिला साक्षी, जिसे बेढंगे महंगे कपड़े पहनाए गए थे, वो आगे बढ़ी और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोकर कहा, माँ मैं आ गई हूँ, तुम्हारी रश्मि, आंखें खोलो माँ। उसका रोना इतना बनावटी और तेज था कि काशीनाथ की माथे पर शिकन आ गई। तभी जानवी ने स्थिति संभाल कर कहा, दादाजी रश्मि को दोष मत दीजिए, वो इतने सालों तक गांव में रही, भावनाओं को रोक नहीं पाई। ये कहते उसने साक्षी के गले में पड़ा ताबीज दिखा दिया। काशीनाथ का दिल उस ताबीज को देखकर पसीज गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि अपनी बेटी के लिए उन्हें कोई स्पिरिचुअल जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था। फिर भी उन्होंने साक्षी के सिर पर हाथ रखा। तभी उर्मिला ने आग में घी डालकर कहा, पापा माँ का एक्सीडेंट कैसे हुआ? कल तो वो गायब थी, फिर यहाँ कैसे? जरूर किसी ने। उसकी बात सुनते ही काशीनाथ की नजरें घूमकर कोने में खड़े चंचल और धर्मपाल पर टिक गई, जिन्हें उनके बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया था। उस पल चंचल काशीनाथ की नजरें मिली। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। काशीनाथ को लगा जैसे उसने इस चेहरे को पहले कहीं देखा है, शायद आईने में या किसी पुरानी तस्वीर में। उनको चंचल के साथ एक अनकहा खिंचाव महसूस हुआ। तभी धर्मपाल ने आगे बढ़कर सफाई देकर कहा, मास्टर आप गलत समझ रहे हैं, दादी कल रात हमारे घर पर आई थी, हम तो बस उनकी मदद कर रहे थे। लेकिन तभी जानवी के पिता जयंत मारवा ने उनकी बात को काट कर कहा, कहानी मत बनाओ, मेरी माँ तुम्हारे घर पर क्यों जाएंगी? और अगर गई भी थी तो उन्होंने हमें फोन क्यों नहीं किया? फिर ये हादसा, क्या तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं? उसकी इस बात के साथ ही वहां का माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। एक तरफ खून के रिश्तों का झूठा नाटक, दूसरी तरफ सच्चाई जो अभी अभी एक दीवार से सटकर खड़ी कर दी गई थी। वहीं काशीनाथ के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उनके बेटे जयंत और बहू के तर्क थे, जो कह रहे थे कि सब एक साजिश है। लेकिन दूसरी तरफ उनके सामने खड़े चंचल और धर्मपाल की आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। तभी चंचल ने धर्मपाल को हल्का सा पीछे किया और साहस पूर्वक एक कदम बढ़ाकर बोला, दादाजी मेरे पति सच कह रहे हैं, दादी का गिरना एक एक्सीडेंट था। मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग नहीं रही। जब तक दादी जागती नहीं, मैं उन्हें अपनी मां मानकर उनकी सेवा करूंगी। उसकी आवाज में कंपन नहीं बल्कि दृढ़ता थी। उसकी ये बात सुनकर आगे से जानवी ने हंसकर कहा, सेवा करोगी और अगर वो कभी जागी नहीं तो? जानवी ने हंसी में जहर था। आगे से चंचल ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, तो मैं जीवन भर उनकी बेटी बनकर उनकी सेवा करूंगी। उनकी बात सुनकर काशीनाथ स्तब्ध रह गई। बेटे शब्द ने उनके दिल में किसी कोने को छू लिया था। तभी उर्मिला ने अपनी नकली ननंद साक्षी को इशारा किया। साक्षी ने तुरंत काशीनाथ की आस्तीन पकड़कर कहा, पापा माँ को चोट लगी है, भले ही एक्सीडेंट हो, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, इन्हें पुलिस के हवाले कर दीजिए। जयंत ने भी नकली बहन का समर्थन करके कहा, मारवा परिवार जिसे चाहे पुलिस को सौंप सकता है, सबूत की किसे जरूरत है? उसकी बात सुनकर धर्मपाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, यह दिन दहाड़े गुंडागर्दी है, हम जा रहे हैं, अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। ये कहते हुए धर्मपाल ने चंचल का हाथ पकड़ा और जाने के लिए मुड़ा। तभी उर्मिला ने चिल्लाकर कहा, इन्हें पकड़ लो, ये भाग रहे हैं। उसकी बात सुनते ही बॉडीगार्ड ने उन्हें घेर लिया। धक्का मुक्की शुरू हो गई। चंचल और धर्मपाल असहाय लग रहे थे, दीवार से सटे हुए। तभी एक भारी अधिकारपूर्ण आवाज ने पूरे कोडिकोड को थर्रा दिया। एक कड़क आवाज में कहा, मेरे मॉम डैड को एक बाल भी छूने की हिम्मत कौन कर सकता है? सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर सिद्धार्थ खड़ा था। उनके बगल में मयूरी थी। सिद्धार्थ की आंखों में बात जैसी तीक्ष्णता थी। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि बॉडीगार्डों के पसीने छूट गए। और मयूरी दौड़कर उनके पास आकर बोली, मॉम डैड। मयूरी को देखकर काशीनाथ हैरान थे। उन्होंने मयूरी की तरफ देखकर हैरानी से पूछा, मयूरी ये तुम्हारी माँ है? आगे से मयूरी ने काशीनाथ की तरफ देखा। उसकी आंखों में अंगार थे। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, जी हाँ हाइनेस, ये मेरे मम्मी पापा है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरे बुजुर्ग मम्मी पापा के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इससे पहले काशीनाथ कोई जवाब देते, जयंत ने अकड़ कर कहा, तुम्हारे मोम पापा संदिग्ध है, हम उन्हें पुलिस को सौंप रहे हैं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ लापरवाही से हंसा, लेकिन उस हंसी ने एक चेतावनी छिपी।
वो मयूरी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया और उसने जयंत की आंखों में देखकर कहा, आप कहते हैं कि वो संदिग्ध है, मैं कहता हूं कि वो निर्दोष है। आपको क्या लगता है, पुलिस किसकी बात मानेगी, मारवा परिवार की या गुलेरिया परिवार की? हवा में तनाव गहरा हो गया। पावर का संतुलन बदल चुका था। तभी काशीनाथ ने स्थिति को संभाल कर कहा, यह एक गलत फहमी है। जब कुसुम होश में आएगी, सब सच सामने आ जाएगा। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया और उसने मास्क हटाकर गंभीर स्वर में कहा, मरीज की हालत नाजुक है, दिमाग पर गहरी चोट है। आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहें, समय कम है। उसकी बात सुनकर चंचल के पैर लड़खड़ा गई। मयूरी ने उन्हें संभाला, वहीं काशीनाथ का चेहरा उतर गया। दूसरी तरफ दादी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। तभी कॉरिडोर के दूसरे छोर से दो और लोग आते दिखे, नितेश और सुरभि। सिद्धार्थ ने उनका स्वागत करके कहा, नितेश तुम आ गए। तभी नितेश ने सुरभि का हाथ छोड़ा और दादी को देखने अंदर गया। वहीं बाहर मयूरी ने सुरभि का हाथ थाम लिया, छेड़कर कहा, अरे नितेश भाई डरिए मत, आपकी वाईफाई भाग नहीं जाएंगी, मैं हूं ना उन्हें पकड़ने के लिए। उसके बाद सुनकर सुरभि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इसके बाद नितेश जब बाहर आया तो उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन आंखों में एक डॉक्टर की गंभीरता थी। तभी काशीनाथ ने उसे साक्षी को मिलवा कर कहा, नितेश, ये तुम्हारी बुआ रश्मि है, हमें आज ही मिली। सबकी नजरें साक्षी पर टिक गई। अजीब कपड़े, बेढंगा व्यवहार, देश की पार की नजरों ने तुरंत भांप लिया। नितेश ने सीधा सवाल करके कहा, दादाजी क्या डीएनए टेस्ट हुआ? आगे से काशीनाथ ने जवाब देकर कहा, नहीं अभी नहीं। आगे से नितेश ने कहा, मैं खुद करूंगा। उसने काशीनाथ का एक बाल लिया और फिर साक्षी की तरफ बढ़ गया। साक्षी घबरा गई, लेकिन तभी उर्मिला ने बात संभाल कर कहा, अरे ले लो ना सैंपल। नितेश ने साक्षी के बाल को जिप लॉक बैग में डालकर आंखों में देखा। उसके बाल बहुत छोटे थे, बड़े छोटे। संदेह की एक लकीर नितेश के दिमाग में खिंच गई। इसके बाद नितेश मुड़ा और सुरभि को इशारा किया। सुरभि बिना किसी हिचकिचाहट के सामने आ गई। नितेश ने उसका हाथ अपनी हथेली में थाम कर कहा, दादाजी, पापा, माँ, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। ये मेरी वाइफ है सुरभि। ये ऐलान किसी बम विस्फोट से कम नहीं था। और मेला ने तुरंत चिल्ला कर कहा, क्या? हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, इस औरत के लिए मारवा परिवार के दरवाजे बंद हैं। तभी उसकी नजर सुरभि की उंगली में चमकती हीरे की अंगूठी पर पड़ी। आगे से नितेश ने ठंडे स्वर में कहा, मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और रही बात दरवाजों की, अगर आप दरवाजा बंद करेंगे तो मैं इसे लेकर कभी दस्तक देने भी नहीं आऊंगा। जहां हम हैं, खुश हैं। उसका स्वर बर्फ जैसा ठंडा था। तभी जयंत ने आगे बढ़कर कहा, अब तुम अपनी माँ से ऐसे बात करोगे? उनको ऐसे झगड़ता देखकर काशीनाथ ने अपनी छड़ी जमीन पर मारकर कड़क आवाज में कहा, बस करो, तुम दोनों की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। जब तक मैं जिंदा हूं, इस परिवार के फैसले मैं लूंगा। ये कहकर वो सुरभि के पास गए। उन्होंने सने भरे स्वर में कहा, छोटी बच्ची, हमारा नितेश तुम्हें बहुत चाहता है। अगर वो तुम्हें अपनी वाइफ मानता है तो तुम ही इस घर की बहू हो। उसकी बात सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, थैंक यू दादाजी। नितेश और सुरभि के पक्ष में फैसला हो चुका था। जयंत और उर्मिला के चेहरे देखने लायक थे। वहीं हॉस्पिटल के बाहर माहौल एकदम अलग था। धूप खिली और हवा में तनाव की जगह हंसी ने ले ली। मयूरी जो सुरभि का हाथ पकड़े चल रही थी, उसने उसकी अंगूठी को गौर से देखकर कहा, दीदी, नितेश भाई ने इतनी आसानी से शादी कर ली। रिंग भी कितनी साधारण है, कितने बेईमान है वो। आगे से सुरभि ने तुरंत नितेश का बचाव करके कहा, नहीं मयूरी, वो बहुत ईमानदार है। उसकी बात सुनकर मयूरी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, देखो तो, उनके बारे में एक शब्द भी बुरा नहीं सुन सकती। उसकी बात सुनकर सुरभि का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। वो जानती थी कि नितेश कितना ईमानदार है, खासकर कल रात जब उसने अपनी भावनाओं और हकों को दावा किया था। उसने कनखियों से नितेश को देखा, जो जेब में हाथ डाले मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी चंचल ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, चलो खाना खाते हैं। डॉक्टर सुरभि, आपको क्या खाने का मन है? चंचल की बात सुनते ही नितेश ने तुरंत सड़क के उस पार एक शांत रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करके कहा, हम वहां चलेंगे, वहां का खाना हल्का और शुद्ध है। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ और मयूरी आगे बढ़ गए, लेकिन नितेश वहीं रुका। नितेश ने मुस्कुरा कर कहा, तुम लोग जाओ, मैं सुरभि के लिए कुछ लेकर आता हूँ।
उसकी बात सुनकर मयूरी हैरान रह गई। उसने कहा, अरे हम खाना खाने ही तो जा रहे हैं। तभी सिद्धार्थ ने मयूर को कोहनी मार कर कहा, बुद्धू सामने स्नैक शॉप है, उसे अपनी वाइफ को लाड़ लड़ाने दो। वहीं नितेश सुरभि की कमर में हाथ डालकर भेड़ को बचाकर उसे सड़क के किनारे ले गया। सुरभि ने उससे पूछा, हबी क्या लेने जा रहे हैं? आगे से नितेश ने उसके बालों को सहलाकर कहा, खट्टे बेर का रस। मैंने देखा था तुम हॉस्पिटल की खिड़की से उस दुकान को ललचाई नजरों से देख रही थी। उसकी बात सुनकर सुरभि अवाक रह गई। वो हैरान थी कि इस आदमी की नजरों से कुछ नहीं छिपता। तभी नितेश ने उसके गाल को चूम कर कहा, माफ करना, मैं दादी की चिंता में उलझा था, इसलिए पहले नहीं ला पाया। और तुम्हारे साथ मेरे मॉम डैड के व्यवहार के लिए भी जब तक मैं तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर सुरभि का दिल भर आया। उसने पंजों के बल खड़े होकर नितेश के गाल को चूम कर कहा, मुझे पता है, और दादी भी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। इसके बाद नितेश जूस लेकर आया और उसमें स्ट्रो डालकर सुरभि को थमा कर बोला, ये ठंडा है और बाहर का है, ज्यादा मत पीना, ठीक है? वो एक डॉक्टर था, जानता था कि प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक हस्बैंड भी था जो अपनी वाइफी की छोटी सी इच्छा को मारना नहीं चाहता था। आगे से सुरभि ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। उसने दो चार घूंट पियो और फिर कप नितेश के होठों से लगाकर कहा, अभी अब तुम पियो। आगे से नितेश ने उसके होठों के किनारे लगे रस को अपने अंगूठे से पोंछ कर कहा, और नहीं पीना? वहीं शोरबे की आंखों में शरारत और प्यार दोनों थे। उसने मुस्कुरा कर कहा, मन तो है, लेकिन हमारे बच्चे के लिए इतना ही काफी है। उसकी बात सुनकर नितेश ने मुस्कुराकर उसे देखा। उसने शोरबी की तारीफ करके कहा, मेरी वाइफ कितनी आज्ञाकारी है। ये कहकर उसने बचा हुआ जूस एक सांस में खत्म कर दिया और इसके बाद दोनों हाथ में हाथ डाले रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई। दुनिया की सारी कड़वाहट उस खट्टे मीठे रस में घुल गई थी। सड़क के किनारे नितेश और सुरभि एक दूसरे की बाहों में लिपटे चल रही थी। सुरभि का सिर नितेश की छाती पर टिका था। हर स्पर्श की एक अनकही शांति थी। तभी उनकी नजर एक कॉटन कैंडी बेचने वाले ट्रक पर पड़ी। हवा में एक घुली चीनी की मीठी खुशबू ने सुरभि के बचपन की यादों को ताजा कर दिया। तभी नितेश ने उसकी ललचाई नजरों को भांप कर कहा, क्या तुम्हें वो चाहिए? आगे से सुरभि ने मासूमियत से कहा, हाँ। उसकी सहमति पाते ही नितेश ट्रक के पास गया और कुछ बेचने वाले से बात की। फिर उसने खुद मशीन संभाली। ये देखकर सुरभि हैरान रह गई, लेकिन नितेश की उंगलियां किसी कलाकार से कम नहीं थी। देखते ही देखते वहां लड़कियों की भीड़ जमा हो गई। तभी एक लड़की ने एक्साइटेड होकर कहा, वाह, ये कितना सुंदर है, इसने तो गुलाब बना दिया। नितेश ने एक विशाल बहुरंगी कॉटन कैंडी का गुलाब तैयार किया था। सफेद कलियां, लाल पंखुड़ियां और हरे पत्ते। वो मुड़ा और सुरभि के सामने घुटनों के बल नहीं, लेकिन उसने उसकी नजरें झुकाकर वो गुलाब सौंप कर कहा, ये मेरी पत्नी के लिए। उसकी आवाज में गहरा प्रेम था। भीड़ से ओह आह की आवाजें आने लगी। सुरभि का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने शर्मा कर वो मीठा गुलाब थाम लिया। सुरभि ने धीरे से उसकी शर्ट खींच कर कहा, हबी प्लीज मयूरी के लिए भी एक। उसकी बात सुनते ही नितेश ने एक और चक्कर लगाए और एक नॉर्मल गोल कॉटन कैंडी बनाकर उसकी थमा दी। ये देखकर सुरभि ने हैरान होकर पूछा, मयूरी के लिए इतना नॉर्मल क्यों? आगे से नितेश ने उसकी नाक को दबाकर कहा, खास चीजें सिर्फ खास इंसान के लिए होती हैं। उसकी बात सुनकर सुरभि का चेहरा खिल उठा। उसने कॉटन कैंडी का एक टुकड़ा तोड़ा और टेस्ट करके कहा, बहुत मीठा है, आप भी खाइए ना।" लेकिन नितेश ने कॉटन कैंडी नहीं खाई। उसने सुरभि की कमर थामी और अपनी तरफ खींच कर कहा, मुंह खोलो। इससे पहले कि सुरभि कुछ समझ पाती, उसने वो अपने होठों को उसके अंदर कैद कर लिया। वही राहगीरों की मुस्कुराहट इशारों में सुरभि को शर्मिंदा कर दिया। शर्माते हुए उसने नितेश को धक्का देकर कहा, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। ये कहकर वो नकली गुस्से में आगे बढ़ गई। तभी नितेश ने शरारत में हंसकर मान कर कहा, अरे नाराज मत हो हनी, तुम्हें खाते देख मुझे प्यास लग गई थी। इसके कुछ पल बाद रेस्टोरेंट में मयूरी अपनी साधारण कॉटन कैंडी को देखकर मुंह फुलाए बैठी थी, जबकि शोरबे के पास वो खूबसूरत गुलाब था। तभी सिद्धार्थ ने चुपचाप नितेश की तरफ इशारा करके कहा, उससे जाकर मांगो। उसकी बात सुनकर मयूरी ने सिद्धार्थ को घूरा। इसके बाद खाना खाते समय नितेश ने गंभीर टॉपिक छेड़कर कहा, आंटी, कल रात दादी आपके घर क्यों आई थी? चंचल ने याद करके उसे बताकर कहा,
वो मेरे पीछे पीछे आ गई थी और मुझे लगा कि वो खो गई है। हमें ज्यादा बात नहीं की, बस वो मैंने बचपन की तस्वीरें दिखाई, बच्चों के बारे में बताया, वो बहुत खुश थी। तभी मयूरी ने बीच में कहा, माँ, आपको पता है दादी अपनी खोई हुई बेटी रश्मि को ढूंढ रही है। उसकी बात सुनकर वहां एक सन्नाटा छा गया। नितेश की आंखों में संदेह की चमक थी। उसने धीरे से कहा, आज मैंने उस रश्मि को देखा। 40 साल बाद कोई भी बदल सकता है, लेकिन मेरी मम्मी पापा का व्यवहार अजीब था। वो डरे हुए लग रहे हैं। अगर साक्षी नकली है तो असली कौन है? उसकी बात सुनकर चंचल के हाथ से चॉपस्टिक गिर गई। उसने चौंक कर पूछा, एल्डर मास्टर मारवा की बेटी का क्या नाम था? नितेश ने स्पष्ट करके कहा, रश्मि। रश्मि नाम सुनते ही चंचल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मन ही मन में सोचा कि क्या यह संभव था। एक अनाथ होने का दर्द, एक माँ को पाने की उम्मीद, दोनों भावनाएं एक साथ उसके मन में टकरा रही थी। वहीं लंच के बाद नितेश सुरभि को उसी हॉस्पिटल ले गया जहां वो काम करती थी। सुरभि ने उससे पूछा, यहाँ क्यों? नितेश ने सहजता से कहा, तुम्हारी मैटरनिटी लीव के लिए। सुरभि को यह ख्याल बहुत प्यारा लगा। हॉस्पिटल में सुरभि की पुराने दोस्त डॉक्टर आशिमा नर्सें उसे घेर कर खड़ी हो गई। उन्होंने एक्साइटेड होकर सुरभि से पूछा, सुरभि तुम कहाँ गायब थी? और ये तुम प्रेग्नेंट हो? किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? तभी नितेश वहां पहुंच गया। डॉक्टर आशिमा तो समझ गई, लेकिन एक नई नर्स ने उत्साह से पूछा, क्या ये डायरेक्टर शुभम का बच्चा है? उसकी बात सुनते ही सुरभि सहम गई। उसने घबरा कर नितेश की तरफ देखा। वहीं नितेश का चेहरा भावहीन था। उसने ठंडे स्वर में कहा, जाओ जांच करवा लो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। बस इतना कहकर वो बाहर निकल गया। वहीं सुरभि अंदर चली गई। नितेश का मन अशांत था। वो सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया। सिगरेट जलाने की सोच रहा था, लेकिन सुरभि की प्रेगनेंसी का ख्याल आते ही वो रुक गया। तभी नीचे से नर्सों की फुसफुसाहट सुनाई दी। किसी ने फुसफुसा कर कहा, अरे, डॉक्टर सुरभि ने डॉक्टर नितेश से शादी कर ली। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मुझे लगा था कि डायरेक्टर शुभम के साथ हैं। कुछ महीने पहले जब उन्होंने रजिग्नेशन दिया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि वो शुभम के साथ अमेरिका जा रही हैं। उन्होंने फोन काट दिया था। ये वही नर्स थी जिसने पहले शुभम का नाम लिया था। आगे से दूसरे नर्स ने उनकी बात का जवाब देकर कहा, अरे नहीं, उस रात हम बार में थे, ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। डॉक्टर शोरबी को बुरा लगा था। उन्होंने गुस्से में रेजिग्नेशन देने की बात कही। उनका शुभम के साथ कोई चक्कर नहीं था। उसकी बात सुनकर नितेश स्तब्ध रह गया। उस रात जब उसने उसे चिढ़ाया था, वो रोते हुए चली गई थी। और शुभम के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से दुखी होकर जा रही थी। इतने सालों में वो गलतफहमी पाल रहा था कि सुरभि शुभम से प्यार करती है, जबकि सच्चाई ये थी कि वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ उसी की थी। ये जानकर नितेश का दिल पश्चाताप और प्रेम से भर गया। वो दौड़कर सुरभि के पास जाना चाहता था, लेकिन ट्रीटमेंट रूम के बाहर रुक गया। अंदर से आवाजें आ रही थी। किसी ने सुरभि से पूछा, सुरभि सच में डॉक्टर नितेश और शुभम? तभी सुरभि की कोमल आवाज आई, शुभम सिर्फ एक दोस्त है, लोग चाहे जो कहें, हमारे बीच कुछ नहीं था। दूसरी डॉक्टर ने आगे पूछा, लेकिन तुमने डॉक्टर नितेश का इंतजार कैसे किया? 7 साल। अगर वो शादी कर लेते तो? उसकी बात सुनकर सुरभि ने हंसकर कहा, तो क्या, मैं उनसे प्यार करना कैसे छोड़ देती? ये अब मेरी आदत बन चुकी है। मेरे दिल में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन उसकी आवाज में दर्द भी था। उसकी ये बात सुनकर बाहर खड़े नितेश ने आंखें बंद कर ली। एक बूंद आंसू उसकी पलकों से गिर गया। ये कोई सपना नहीं था, वो उसे उतरना चाहती थी। तभी अंदर वाले दूसरे डॉक्टर ने सुरभि से पूछा, और अब क्या तुम खुश हो? आगे से सुरभि ने अपनी रिंग और पेट को छूकर कहा, बहुत ज्यादा। मेरे पास उसका दिया हुआ घर है, उसका बच्चा है, मैं बहुत खुश हूँ। इस सब के बाद सुरभि बाहर आई। नितेश ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसने उससे पूछा, बच्चा ठीक है? लेकिन उसकी आवाज में एक अलग है भारीपन था। तभी सुरभि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल हेल्दी। फिर उसने झिझक कर कहा, भाभी क्या आप उस नर्स की बात से नाराज हैं, मेरा शुभम के साथ? लेकिन नितेश ने उसको बीच में काट कर उसकी आंखों में देख कर कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है तो? उसकी बात सुनकर सुरभि का चेहरा उतर गया। वो सफाई देने वाली थी कि नितेश ने उसे गाड़ी में बैठाया और खुद उसके ऊपर झुक कर कहा, पगली, मैं मजाक कर रहा था, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब तुम्हें कभी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर उसने सुरभि को अपनी बाहों में जकड़ लिया, जैसे उसे दुनिया से छिपा लेना चाहता हो।
शुरबी ने उसे धड़कनों को महसूस किया और तेज और मजबूत थी। आगे से शुरबी ने उसके बालों को सहलाकर पूछा, हबी, आज आपको क्या हुआ है? नितेश ने उसके कंधों पर सिर रखा और धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस आज एहसास हुआ जिसे मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, वो हमेशा मेरे साथ थी। इसके बाद घर लौटने पर सुरभि काम करना चाहती थी, लेकिन नितेश ने उसे सोफे पर बैठा दिया और प्यार से कहा, तुम आराम करो, अब तुम सिर्फ मेरी वाइफ हो, नौकरानी नहीं। उसकी बात सुनकर सुरभि ने मुस्कुराकर टीवी चला लिया, लेकिन उसका ध्यान किचन में काम करते हस्बैंड पर था। वो जानती थी कि आज उनके रिश्ते की एक नई और अटूट शुरुआत हो चुकी थी। इसके कुछ देर बाद सोफे पर लेटी सुरभि का सिर नितेश की जांघों पर था। नितेश एक हाथ में रेशमी बालों को सहला रहा था और दूसरे में मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहा था। वहीं टीवी पर मयूरी का ड्रामा चल रहा था, लेकिन सुरभि की नजरें अपने हस्बैंड के आकर्षक चेहरे पर टिकी थी। उसने धीरे से पूछा, भाभी, क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ? आगे से नितेश ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, थोड़ी देर में मुझे दादी के पास हॉस्पिटल जाना होगा। आज रात मैं वही रहूंगा। क्या तुम अकेले सो पाओगी? शुरबी ने सिर हिलाया, उसे अकेलेपन की आदत थी। थोड़ी देर बाद शुरबी ने करवट बदली, उसके पेट में बेचैनी थी। वो आराम से स्थिति ढूंढने के लिए हिली डोली, तभी नितेश ने उसकी कमर पकड़कर शरारत में कहा, हिलो मत, तुम मुझे असहज कर रही हो। आगे से शुरबी ने मासूमियत से उसका सिर अपनी छाती पर लगाकर कहा, क्या असहज लग रहा है, मुझे देखने दो। उसकी इस हरकत से नितेश की सांसें थम गई। उसकी बाहों में ये कोमल शरीर, ये कान, वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरभि अनजाने में ही आग में घी डाल रही थी। तभी नितेश का फोन बजा। उसने फोन उठाया, बात करने लगा, लेकिन उसका एक हाथ सुरभि के चेहरे के साथ खेल रहा था। सुरभि ने भी शरारत की, कभी जीभ चिढ़ाना तो कभी उसकी गर्दन को चूमना। तभी फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, डॉक्टर मारवा, आप ठीक तो हैं? आपकी सांसें तेज हो रही हैं। नितेश ने कहा, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। इसके बाद फोन रखते ही नितेश ने सुरभि को अपनी बाहों में जकड़ लिया। तभी सुरभि ने आगे कहा, तुम बहुत शरारती हो गई हो। जॉगिंग? हाँ। दोनों हंस पड़े। उसकी बात सुनते ही सुरभि ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी वैसे आज क्या तारीख है? फिर अचानक कुछ याद आया। नितेश ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, 11 अक्टूबर। यह सुनते ही सुरभि का शरीर अकड़ गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, मैं थक गई हूँ, सोने जा रहा हूँ। ये कर तेजी से ऊपर भाग गई। नितेश हैरान रह गया। वो ऊपर गया, लेकिन सुरभि कंबल में मुंह छिपाकर लेटी थी और बात करने को तैयार नहीं थी। नितेश ने उसे ज्यादा तंग नहीं किया और उसके माथे को चूमा और हॉस्पिटल चला गया। अगली सुबह जब सुरभि जागी तो उसने देखा नितेश वापस आ चुका था। वो पूरी रात नहीं सो पाया था, उसकी आंखें लाल थी। तभी नितेश ने सुरभि से पूछा, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? आगे से सुरभि ने नजरें चुरा कर कहा, हाँ। इसके बाद नितेश नहाने चला गया। जब वो बाहर आया, सुरभि उसके लिए कपड़े निकाल रही थी। तभी नितेश ने उसे बाहों में भरकर कहा, अगली बार मुझे डराना मत। आगे से सुरभि ने धीरे से पूछा, 17 कहाँ गया? नितेश ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, तुम्हें पता है वो कहाँ है? ये कहते हुए उसने एक गुड बाय चुम्बन देकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एयरपोर्ट पर नितेश अपने असिस्टेंट के साथ वीआईपी लॉन्ज की तरफ बढ़ रहा था। उसका असिस्टेंट नए रिसर्च पेपर दिखा रहा था। तभी नितेश के दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। तभी नितेश ने अचानक कहा, मीटिंग कैंसिल करो, मैं नहीं जा रहा। ये कहते हुए मुड़ गया। उसके पीछे असिस्टेंट ने चिल्लाकर कहा, सर, ये बहुत बड़ी मीटिंग है। लेकिन नितेश दौड़ चुका था। वो अपनी पोर्स में बैठा घर की तरफ भागा। ट्रैफिक जाम था। उसने सुरभि को कॉल किया, कोई जवाब नहीं। उसका धैर्य जवाब दे रहा था। वो गाड़ी छोड़कर पैदल भागा, इतना तेज कि वो जल्दबाजी में एक बाइक से टकरा गया, लेकिन फिर भी नहीं रुका। घर पहुंचकर उसने देखा दरवाजा खुला था। सुरभि गायब थी। अलमारी में कपड़े वैसे ही थे, घर साफ था। उसने अपने आदमी को ऑर्डर देकर कहा, उसका पता लगाओ अभी के अभी। आखिर कहां चली गई थी सुरभि? क्या राज था इस तारीख के पीछे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने कहानी जिद्दी बिलियनर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।